पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 में राउंड मरहले के मैचेस का आज आखिरी दिन है। इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल हैं। इस मैच में कामयाबी के लिए इस्लामाबाद को 180 रन का हदफ मिला है। आज खेले जाने वाले दूसरे और राउंड मरहले के आखिरी मैच में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी। कल खेले गए हाई स्कोरिंग मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को पछाड़ दिया। मुल्तान सुल्तान्स ने 263 रन का हदफ दिया, जो कि वाकई पहाड़ जैसा हदफ और पीएसएल का एक रिकॉर्ड हदफ था। कोयटा ग्लैडिएटर्स भी पीछे न रही। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इससे पहले वाले मैच में 240 रन का हदफ चेज करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। कोयटा ग्लैडिएटर्स के सामने उससे बड़ा एक पड़ाव था और 263 रन के हदफ का ताक़ुब बहुत उम्दगी से किया, लेकिन 253 पर वो हिम्मत हार गए। पीएसएल और खिलाड़ियों से जुड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं पीएसएल की खुसूसी ट्रांसमिशन जुनून अब तक। मैं हूं शहजाद खान। हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं अब तक के हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अवान और इस्लामाबाद से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल ने हमें ज्वाइन किया है। उबैद, आपसे बात का आगाज़ करेंगे। कल होने वाले मैच के बारे में सबसे पहले तबसरा लूँगा आप दोनों से। 263 रन का हदफ, जितना बड़ा हदफ था उतना ही उम्दा चेज था, लेकिन बस आखिरी के 8-9 रन जाहिर है वो एक डिफरेंस था जिसकी वजह से कोयटा की टीम हार गई। बिल्कुल शहजाद, बहुत ज़बरदस्त मैच था और देखने वालों के पैसे वसूल हुए। एक हाई स्कोरिंग मैच था और न सिर्फ हाई स्कोरिंग बल्कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना इस मैच के अंदर। सबसे ज़्यादा मैच एग्रीगेट्स यानी दोनों टीमों का जो टोटल स्कोर था वो किसी भी T20 क्रिकेट में, किसी भी तर्ज की T20 क्रिकेट में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा था। बिल्कुल, और ये एक नया रिकॉर्ड बना कल और ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम हुआ, क्योंकि दोनों टीमों की तरफ से जिस तरह से स्कोर बनाया गया, इससे पहले किसी भी सतह पर जो है वो इस तरह का स्कोर T20 क्रिकेट में नहीं बना था और बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। कोयटा के लिए ये मैच बहुत अहम था। इस मैच के जीतने की सूरत में उनका रास्ता बन सकता था, लेकिन एक तो ये कि उन जो हदफ मिला था उस हदफ को सबसे पहला जो उनका टारगेट था वो ये था कि 10 ओवर्स में पूरा करना था। 10.3 ओवर्स में कोयटा ने पूरा करना था, जो कि नामुमकिन था क्योंकि वो तो 20 ओवर्स में भी पूरा नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद अगर ये मैच जीत जाती कोयटा की टीम तो फिर भी शायद कहीं ना कहीं चांसेस होते कि अगर पेशावर की टीम आज को बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर जाती, उसकी बैटिंग और कम स्कोर पर आउट होती, तो फिर कोयटा के लिए चांस बन सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कोयटा की टीम एक बार फिर प्ले ऑफ तक पहुंचने से महरूम रही। मुल्तान सुल्तान ने अपनी जीत जो है वो पक्की की। तो मेरे ख्याल में कल के मैच में दोनों टीमों के लिए बड़ा ज़बरदस्त, दोनों टीमों की तरफ से ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया गया और कोयटा की टीम अनलकी रही जो इस मैच को न जीत पाई। सही। अच्छा बुशरा, क्या कहेंगी कल के मैच के बारे में? बिल्कुल शहजाद, कल के मैच के हवाले से ये कहूँगी कि वही जिस तरह उबैद ने कहा कि पैसे वसूल हो गए हैं शायकीन क्रिकेट के, तो ऐसा ही मैच शायकीन क्रिकेट देखना भी चाहते हैं। और अभी तक जिस तरीके से हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, फिर कल का मैच भी ऐसा था कि जो हम नहीं चाहते थे कि वन साइडेड होकर ख़त्म हो जाए। सबसे हाईएस्ट टोटल स्कोर मुल्तान सुल्तान ने किया है अब तक का। और फिर हम देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स इस टाइम की पीएसएल की सबसे मजलूम टीम नज़र आ रही थी, लेकिन कल उस मजलूम टीम ने ज़बरदस्त फाइटिंग करने की कोशिश की और बहुत क्लोज भी लेकर गए स्कोर को। लेकिन कोयटा, अगर मैं समझती हूँ कि इससे पहले कुछ अच्छी प्लानिंग कर लेती तो कोयटा ऐसी टीम है जो चेजिंग की तरफ जा भी सकती है और इतना बड़ा टोटल स्कोर चेज भी कर सकती है। बहरहाल कल अप्रिशिएट करूंगी मुल्तान सुल्तान के उस्मान खान ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी और तेज़ तरीन उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। ये भी रिकॉर्ड बना है मुल्तान सुल्तान में, क्योंकि देखें नए टैलेंट को आप मौका देते हैं और फिर इस तरीके की परफॉर्मेंस आए तो इस तरीके से जो है वो नए जो यंगस्टर हैं, नया जो टैलेंट है उन्हें मिलता है और साथ ही साथ आपके पास भी पिक एंड चूज की एक ऑप्शन आ जाती है। मुल्तान की हम सिचुएशन देख रहे थे, बैटिंग लाइन में देख रहे थे कि वहां पे कहीं ना कहीं पर मुल्तान जो है कोलैप्स करना शुरू हो रहा था, लेकिन अब देखें शान मसूद की जगह उस्मान को जगह दे देना, तो अब मुल्तान के लिए भी इम्तिहान है कि आगे जो प्ले ऑफ के मरहले आने हैं उसमें किसको उन्होंने पिक करना है और किसको उन्होंने बिठाना है। तो मैं समझती हूँ उस्मान जैसे बहुत से टैलेंट इस पीएसएल में सामने आ चुके हैं जो हमारी मैनेजमेंट के सामने हैं, तो अब जो है वो एक अच्छा इंसाफ होना चाहिए और इस टैलेंट को, एक अच्छे जोड़ी को मजीद तराशना है और किसी किस्म की सिफारिश बेस कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस टैलेंट को हमने आगे लेकर चलना है। हमारे पास अच्छी बात है कि ये पीएसएल हमें अच्छा एक टैलेंट दे रहा है, तो इसको अब हमने ज़ाया नहीं करना है।
अच्छा, हम अगर आज के मैच की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीम इस वक्त जारी है और पेशावर ज़ल्मी ने गो कि कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं दिया, 189 रन हैं, 180 रन का टारगेट दिया है, लेकिन उसके जवाब में इस्लामाबाद की टीम अच्छी खासी बुरी तरह लड़खड़ाती हुई नजर आ गई है और 111 पर उसके 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। और बैटिंग की अगर बात की जाए पेशावर ज़ल्मी की तो आज ओपनिंग कोई ख़ास अच्छी नहीं रही। साइम अयूब से जैसी तवक्को थी, जैसी वो इनिंग खेलते हैं वैसी इनिंग वो आज नहीं खेल सके। 3 गेंदों पे वो 0 पे आउट हुए। और लेकिन जब मोहम्मद हारिस दूसरे एंड से जब उन्होंने लाठीचार्ज शुरू किया है तो उन्होंने 39 गेंदों पर 89 रन बनाए हैं और क्या शानदार इनिंग खेली है मोहम्मद हारिस ने, जिसकी बिना पर स्कोर 180 तक गया। इसके अलावा राजापक्से ने 41 किए और पूरी टीम इसके अलावा ज़ाहिर है बॉल्स भी कम थी और विकेटें भी गिरती रहीं तो ज़्यादा स्कोर ना हो सका। कुल मिलाकर 180 रन, लेकिन उसमें तकरीबन 80 रन मोहम्मद हारिस के थे। उबैद, आप कैसे देखते हैं? पेशावर ज़ल्मी ने गो के बड़ा स्कोर तो नहीं किया, लेकिन इस्लामाबाद तो बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया। 111 पे 8 खिलाड़ी हैं। बिल्कुल शहजाद, आज का मैच इस किस्म की तवक्को नहीं की जा रही थी परफॉर्मेंस की इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, क्योंकि वो बड़े अच्छी बैटिंग लाइन है उनके पास और बड़े अच्छे मैचेस जीतते हुए आए वो बैटिंग करके। और आज इतना बड़ा हदफ भी नहीं था जैसा हमने पिछले मैचेस में देखा कि 200 और 200 से ऊपर जो है वो स्कोर बन रहे थे मुसलसल इस विकेट के ऊपर और इस स्टेडियम में। तो आज उतना बड़ा स्कोर नहीं था, 180 का टारगेट मिला है इस्लामाबाद की टीम को, लेकिन उसके मुकाबले में बहुत बुरी तरह जो है उनकी बैटिंग एक्सपोज हुई है, मैं ये कहूँगा। और आज आज़म खान भी नहीं है जो कि उनके लिए सेकंड इनिंग में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए हैं और उन्होंने मैचेस जितवाए हैं, तो आज वो भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो पिछले मैच में यहाँ दोनों आजम नहीं है, आजम खान भी नहीं है, बाबर आजम भी नहीं है। बाबर आजम भी नहीं है बिल्कुल पेशावर के लिए, और राजापक्से को शामिल किया गया था आज। तो बाबर आजम के ना होने के बावजूद एक अच्छा स्कोर किया है, 180 रन, नॉट बैड। तो अब इस्लामाबाद की बैटिंग के लिए जो है वो इम्तिहान था और मेरे ख्याल में इस्लामाबाद की टीम शदीद मुश्किलात का शिकार है और अब उनके तमाम जो मुस्तनद बैट्समैन हैं वो आउट हो चुके हैं, तो इस मैच को बचाना इस्लामाबाद के लिए जो है वो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। तकरीबन ऐसा नामुमकिन लगता है क्योंकि 24 गेंदें 4 ओवर हैं और 61 रन करने हैं और इस वक्त मुकीम और नीशम खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अब उनके जो मुस्तनद बैट्समैन हैं वो आउट हो चुके हैं और पीछे ऐसे बैट्समैन कोई नज़र नहीं आ रहे जो इस स्कोर को हासिल कर पाएँ। सही। अच्छा बुशरा, आप क्या कहती हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के जो आज मैच, आज दोनों आज़म मौजूद नहीं है, ना इस्लामाबाद की तरफ से आज़म खान है ना पेशावर की तरफ से बाबर आजम खेल रहे हैं। दोनों आज़म ना होने की वजह से मास्टर ब्लास्टर दोनों इनिंग्स तो हम माइनस कर लें, 180 का टोटल बना, 119 पर 8 खिलाड़ी इस्लामाबाद के पवेलियन लौट गए। ऐसा कोलैप्स? बिल्कुल शहजाद, फ़र्क तो पड़ता है। देखें, आज़म, दोनों आज़म टीमों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। आज़म खान की बात करूं तो ये चीज़ अब प्रूव हो चुकी है कि आज़म खान के बगैर इस्लामाबाद की यूनाइटेड की बैटिंग कुछ भी नहीं है। अगर बाबर आजम की बात करूं तो बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस थी बैटिंग में, नो डाउट एक बड़ा टोटल स्कोर करने में एक उनका बड़ा हाथ रहता था। और हम देखें अगर तो मेरे ख्याल में आज जो है वो पेशावर ज़ल्मी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक डिसेंट उन्होंने पुटअप किया है स्कोर। लेकिन ये पिच ऐसी है कि यहाँ पर बड़े हाई स्कोरिंग भी होते रहे हैं। दूसरा, आज का फैक्टर ये भी बताऊंगी क्योंकि डे में मैच हो रहा है, ड्यू फैक्टर भी नहीं है, पिच भी इवन है, तो मेरे ख्याल में जो बैटिंग लाइन है वो उस तरह से नहीं चल सकी है जिस तरह लास्ट नाइट में बैटिंग का हमें नज़र आता है बिहेवियर। तो मैं ये कहूँगी कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और बड़ा तजर्बा भी रखते हैं और उनकी अपनी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है ख़ास तौर पे बैटिंग की, तो वो बड़ा टोटल स्कोर करने में उनका अहम किरदार होता है, तो ठीक है। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखें कि आज जो है उनकी बॉलिंग लाइन जो है वो काफ़ी इस्लामाबाद के बैट्समैन को डिस्टर्ब कर चुकी है। तो ये चीज़ है कि हम बार बार कहते थे कि पेशावर ज़ल्मी अपनी बॉलिंग पर काम करे, कुछ नए टैलेंट को भी मौका दिया गया है क्योंकि बहुत ज़रूरी था कि आगे के लिए जब प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगे तो आपने अपने बेंच स्ट्रेंथ पे बैठे हुए भी लोगों को आजमा लेना है ताकि आगे के लिए आपको कॉम्बिनेशन बनाने में आसानी हो। लेकिन स्टिल कहूंगी इस्लामाबाद यूनाइटेड सिर्फ आजम खान के ऊपर रिलाय ना करे, क्योंकि देखें मिडल ऑर्डर जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का नो डाउट आजम खान के ना होने से बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि एक बड़ी लंबी बैटिंग लाइन जिस टीम की हो और वो सिर्फ एक खिलाड़ी के ऊपर रिलाय कर रही हो तो ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन होती है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से
कहीं पे भी नहीं लग रहा, और अभी तक यही फील हो रहा है कि आगे के लिए उनके लिए अगर ये बिहेवियर रहा तो बहुत सारी मुश्किलात हो सकती है, क्योंकि लाहौर की पिच एक अलग तरह की होगी, अलग से बिहेवियर करेगी, तो वहां पे इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग पिच के बिहेवियर वाली बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग की है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। बुशरा हमारे साथ ही रहेगा, उबैद से भी हम, बुशरा भी हमारे साथ मौजूद है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि रात के वक्त मैच अगर नहीं है तो पिच का ज़ाहिर बिहेवियर मुख्तलिफ होगा। एक छोटे से ब्रेक की जाने जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस बारे में बात करेंगे, आप देखते रहिए जुनून। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होने वाले मैच में, जहां 180 रन का हदफ मिला इस्लामाबाद यूनाइटेड को और उनके 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 159 रन, आखिरी ओवर में 6 गेंदों पर उन्हें 21 रन दरकार है और अभी भी ऐसा लगता है कि मैच शायद उनके पलड़े में चला जाए, लेकिन उसके लिए ज़बरदस्त बैटिंग चाहिए होगी। 6 गेंदों पर 21 रन आसान नहीं होते जब 8 विकेटें गिर चुकी होती हैं। इसी बारे में बात कर लेते हैं। उबैद, आपके ख्याल से ये मैच वैसे तो सनसनीखेज होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जस्ट इन केस ये मैच किसी भी तरफ जाता है, प्ले ऑफ के ये दोनों टीमें तो क्वालिफाई कर ही चुकी हैं वैसे भी। जी बिल्कुल, मैच किसी भी वक्त किसी भी तरफ जा सकता है, क्योंकि कहता है क्रिकेट है, जब तक आखिरी गेंद नहीं हो जाती तो उस वक्त तक कुछ भी कहना जो है वो फाइनली वो कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि फ़हीम अशरफ विकेट पर मौजूद हैं और फ़हीम अशरफ वो प्लेयर हैं जिन्होंने इसी टूर्नामेंट में एक बहुत ज़बरदस्त मैच जितवाया था जिसमें उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, तो वो कर सकते हैं, बड़ी हिट्स भी लगा सकते हैं। और लेकिन इस वक्त यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि तमाम जिम्मेदारी उनके ऊपर है, आखिरी विकेट है और क्योंकि उनके बाद कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो कि अगर फ़हीम अशरफ आउट हो जाता है तो फिर कोई और आके इसको बना लेगा, ना इतना टाइम है, इतने आवर्स भी नहीं है, तो फ़हीम अशरफ के ऊपर सारी जिम्मेदारी है। वो अगर बड़ी हिट्स लगाने में कामयाब हो गए तो फिर वो कर सकते हैं। यूँ तो इस मैच का नतीजा जो है वो टीमों पर असरअंदाज नहीं हो सकता, लेकिन जो प्ले ऑफ की जो कंडीशन है, प्ले ऑफ की जो स्टैंडिंग है, अच्छा, जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं उस वक्त वसीम जूनियर ने एक छक्का लगा दिया है, 4 गेंदों पर 14 रन चाहिए। बिल्कुल, वसीम जूनियर भी जो है वो कभी कभी बड़ी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, दोनों विकेट पर मौजूद हैं फ़हीम और वसीम, तो दोनों ही ये कमाल रखते हैं कि वो किसी मौके पर बड़ी हिट ज़रूर लगा सकते हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग में एक मैच में वसीम जूनियर ने जो है वो अपनी टीम को कामयाबी दिलाई थी, उसमें भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त हिटिंग की थी, तो दोनों खिलाड़ी जो है वो ये कर सकते हैं, लेकिन मौका बड़ा नाजुक है क्योंकि आखिरी ओवर चल रहा है और पीछे कोई है भी नहीं, तो अगर बड़ी हिट्स लग गई तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए इस मैच में कामयाबी के इम्कान हो सकते हैं। इस मैच का नतीजा जो है वो जो फाइनल स्टैंडिंग है उसके ऊपर ज़रूर असरअंदाज हो सकता है कि पहले नंबर पे कौन सी टीम होगी, दूसरे नंबर पे कौन सी होगी, क्योंकि इस वक्त जो है लाहौर और इस्लामाबाद दोनों टॉप पर हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड कौन होगी वो आज डिसाइड होगा। क्योंकि जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं उस वक्त खुर्रम शहजाद ने फ़हीम अशरफ को आउट कर दिया है और अब 3 गेंदों पर 14 रन चाहिए और आखिरी विकेट मौजूद है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। फ़हीम अशरफ जो कि मैच विनर थे वो आउट हो गए और इस वक्त सिचुएशन ये है कि 3 गेंदों पर 14 रन चाहिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को और उनका आखिरी खिलाड़ी फजल हक गालिबन वो ग्राउंड में उतरेंगे और वसीम जूनियर दूसरी जानिब मौजूद हैं। फ़हीम अशरफ अभी खुर्रम शहजाद की गेंद पर बोल्ड हुए और इस तरीके से मैच इस्लामाबाद के हाथ में जो थोड़ी सी उम्मीद थी वो इस्लामाबाद के हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। उबैद जी बिल्कुल, अब तकरीबन समझे तो 80-90% मैच जो है वो पेशावर के हक में हो गया है और जो मैं बात कर रहा था फाइनल स्टैंडिंग की कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन सी टीम होगी, तो ये आज डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि आज का दिन जो है वो आखिरी दोनों मैचेस खेले जा रहे हैं जो राउंड लीग के हैं और आज इस्लामाबाद का भी आखिरी मैच है, पेशावर का भी आखिरी मैच है और इस राउंड का जो आखिरी मैच है वो आज खेला जाना है लाहौर और कराची के दरमियान। तो उस मैच के बाद जो है वो डिसाइड होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी टीम होगी और किसका मुकाबला प्ले ऑफ में किससे होगा। अच्छा, ये जो कराची और लाहौर के दरमियान जो मैच खेला जा रहा है इस राउंड के मरहले का आखिरी मैच भी है, कराची के लिए कोई सेट हदफ होगा कि इस मैच से क्या हासिल करना है, क्योंकि कराची किंग्स वैसे तो आउट हो ही गया। देखिए मेरे ख्याल में अब उनके पास खोने को तो कुछ नहीं बचा, अब ये है कि वो एक विनिंग नोट के साथ अगर इस टूर्नामेंट को ख़त्म कर सकें या कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनके पास ऐसी नज़र आए कि वो को अपना कोई तासुर छोड़ सके, तो शायद ये उनका हदफ हो। बाकी जीत या हार से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लाहौर के लिए जो है वो ये ज़रूरी होगा कि अगर वो इस मैच में कामयाबी हासिल करती है तो वो फिर पहले नंबर पर होगी। सही। इससे पहले कि हम कराची किंग्स के हवाले से बनाई गई एक खुसूसी पैकेज की जानिब जाएँ, एक खुसूसी रिपोर्ट की जानिब जाएँ,
यहाँ हम इस मैच के नतीजे के बारे में बता दें अपने नाजरीन को। पेशावर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेले जाने वाले इस मैच में 13 रन से फतह हासिल कर ली है पेशावर ने, और पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ऑल आउट कर दिया है 166 रन पर। मैच आखिरी ओवर तक गया ज़रूर, फ़हीम अशरफ मौजूद भी थे और ऐसा लग भी रहा था, उन्होंने एक गेंद काबिल छक्का भी लगाया था और ऐसा लग रहा था कि अगली 4 गेंदों पर 14 रन जो चाहिए उनमें से 3 गेंदों पर 3 बाउंड्रीज भी अगर लग जाती तो मैच बिल्कुल क्लोज था, लेकिन फ़हीम अशरफ आउट हुए और इस तरह से मैच इस्लामाबाद के हाथ से निकल गया और अगली ही गेंद पर आखिरी विकेट भी गिर गई और इस तरह पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दी है। दोनों टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन ये आखिरी राउंड मैच होने की वजह से जो पॉइंट्स टेबल की जो पोजीशन है वो पेशावर ज़ल्मी की पोजीशन बेहतर हो गई है और यकीनी तौर से प्लेऑफ की जो दूसरी टीमें हैं उसमें मैचेस की तरतीब में ज़रूर फ़र्क आएगा प्लेऑफ में, लेकिन क्वालिफाई करने वाली टीमें वही रहेंगी। एक बार फिर बात करेंगे कराची और लाहौर कलंदर्स के होने वाले मैच की। कराची किंग्स के बारे में बताएं कि कई खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाते। ये टीम गेम है जिसमें कम से कम 5-6 खिलाड़ियों का एक साथ खेलना ज़रूरी है, अच्छा परफॉर्म करना ज़रूरी है, लेकिन कराची किंग्स के सीनियर खिलाड़ी शोएब मलिक, मोहम्मद आमिर ख़ासतौर पर ये 2 प्लेयर्स हैं जिन्हें शोएब मलिक को तो बाबर आजम के बदले में पेशावर ज़ल्मी के साथ ट्रेड किया गया था। ज़रा एक खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं और फिर इसी बारे में बात करते हैं कि और यहाँ आपने देखा शोएब मलिक की परफॉर्मेंस के बारे में, मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस जो है वो भी उसके बारे में भी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। चलें इसके बारे में बात करते हैं। शोएब मलिक के बारे में रिपोर्ट देखी, शोएब से जैसी हमें तवक्कुआत थी, मोहम्मद आमिर से जैसी तवक्कुआत थी, बुशरा से भी मैं चाहूँगा, बड़ी देर से खामोश है। पहले उबैद आपसे एक मुख्तसर तबसरा लेके बुशरा की जाने जाएंगे। कराची किंग्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस के डाउनफॉल की वजह क्या है? किसी वक्त ऐसा लगता है कि बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं फिर अचानक कोलैप्स कर जाते हैं। जी बिल्कुल शहजाद, जिस तरह आपने रिपोर्ट में दिखाया है कि 2 सीनियर प्लेयर जो जिनके ऊपर टीम का बहुत ज़्यादा भरोसा था वो परफॉर्म नहीं कर पाए और उसके अलावा जो बाकी खिलाड़ी थे उनका भी हिस्सा ज़रूर था मुसलसल नाकामियों में कराची किंग्स की, लेकिन ये 2 प्लेयर जो है ये की प्लेयर्स थे और ये अगर कुछ अच्छा परफॉर्म करते या इंडिविजुअली इनकी परफॉर्मेंस ऐसी होती कि वो तनहा टीम को जितवा सकते थे, जो कि कर सकते थे। और माजी में हमने देखा कि इन्होंने न सिर्फ कराची किंग्स के लिए बल्कि दुनिया भर में जहाँ भी लीग्स खेल रहे हैं या काउंटी खेलते हैं या पाकिस्तान टीम के लिए खेलते थे तो कई मैचेस में इन्होंने तनहा जितवाया है मुखालिफ टीमों के ख़िलाफ़ अपनी टीमों को। तो यहाँ भी ये कर सकते थे, लेकिन ऐसी कोई परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आई, ना मोहम्मद आमिर की तरफ से ना शोएब मलिक की तरफ से। तो उसका असर पड़ा है कराची किंग्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर और मुसलसल दूसरा साल है तो वो सबसे आखिरी नंबर पर रही। मेरे ख्याल में अगले साल इसके ऊपर जो है वो ज़रूर गौर करना होगा कराची किंग्स की टीम को कि वो अपने स्क्वाड में रद्दोबदल करें और ऐसे खिलाड़ियों को चुनें जो कि लीग्स के अंदर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। सही। अच्छा बुशरा, आपकी क्या राय है कराची किंग्स के बारे में? मोहम्मद आमिर, शोएब मलिक दोनों एट टाइम्स ऐसा लगता है कि ये अपनी परफॉर्मेंस पे वापस आ गए हैं और अपने पीक पे वापस आ गए हैं, फिर सडनली अगले मैच में इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब हो जाती है। क्या ऐसा लगता है कि शोएब मलिक और मोहम्मद आमिर के बारे में कराची किंग्स को अगले सीज़न में सोचना पड़ेगा? बिल्कुल, मैं ये कहूँगी शहजाद के कराची किंग्स का फेलियर ही यही है कि वो अच्छा टैलेंट जो है वो बेंच स्ट्रेंथ पर बिठाकर ज़ाया कर देते हैं और तजर्बा ठीक है, तजर्बाकार खिलाड़ियों को भी लाना चाहिए, लेकिन बार बार जब अगर आपको लग रहा हो कि तजर्बा सही साबित नहीं हो रहा तो फिर मेरे ख्याल में बार बार उनको साथ लेकर चलना बेवकूफ़ी होती है। आप उनको रेस्ट तो देकर देखें और किसी नए टैलेंट को ला कर देखें। आप टीम की जीत के लिए नहीं सोच रहे होते, आप एक तजर्बाकार खिलाड़ी को साथ इसलिए लेकर चल रहे होते हैं क्योंकि उसके बैकग्राउंड का तजर्बा जो है रहा है वो बड़ा अच्छा रहा है। लेकिन ठीक है, हम इसको मानते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस भी तो देखें कि आज कराची की क्या हालत है। ना सिर्फ कराची बल्कि कोयटा में भी ऐसी ही गलतियां हैं। जहां तक आपने शोएब की बात की तो शोएब ठीक है, उनके पास तजर्बा था, लेकिन खुद ही आपने जो फिगर्स बताए हैं 28 की एवरेज से खेले और 9 मैचेस से तकरीबन और 200 से अबव ही स्कोर कर सके और कोई मैच फिनिश करने में उनका कोई हाथ नहीं था। तो ऐसा तजर्बा किस काम का कि एक तजर्बाकार खिलाड़ी जो है वो अच्छा फिनिशर ना हो। जहां तक आमिर की बात है तो मैं ये कहूँगी कि आमिर जब जिस मैच में सामने आते थे तो ये लगता था कि आमिर आज किससे लड़ने वाले हैं, आज किसके खिलाफ लड़ाई में एग्रेशन दिखाने वाले हैं। तो ये चीज़ कंट्रोल करनी होगी और मैनेजमेंट को भी देखना होगा कि उनको
उनको समझाना चाहिए था कि वो अपनी बॉलिंग के ऊपर काम करें, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर काम करें। बातों से एग्रेशन दिखाने से कुछ भी नहीं होता। जब आप टीम में परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा उठाया जाता है, लेकिन इस तरीके का बिहेवियर जो होता है वो ना सिर्फ आपकी गेम को डाउन करता है, बल्कि जो आपकी अच्छी खासी जो रेपुटेशन रही है, कौमी टीम के लिए भी आपने परफॉर्मेंस देते रहे हैं, वो भी काफी डाउन हो जाती है और आप कहीं नहीं दिखते हैं। आपका जो फ्यूचर है वो इनसिक्योर हो जाता है। तो मैं ये कहूंगी कि कराची किंग्स को अब जो सीजन आ रहा है, अब जो है वो अक्लमंदी का मुजाहरा करें और ये चीज उनको खत्म करनी होगी कि वो बेंच स्ट्रेंथ पर बिठाए हुए खिलाड़ियों को जो जाया कर देते हैं, और वो जब जाया होते हैं ना सिर्फ उनके लिए नुकसानदेह बल्कि वो कराची के लिए भी नुकसानदेह, जो आप उनके हालात आप देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कराची को जो है वो अच्छे फैसले लेने की जरूरत है। आज जो मैच है उस मैच में कराची जो है वो अपने बेंच स्ट्रेंथ को आजमाए, उनको मौका दे दे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि बेंच स्ट्रेंथ पर बैठे हुए खिलाड़ियों को मौका देना। लोकल प्लेयर्स भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये भी तजर्बा आज के मैच में कर लें और अच्छा फिनिश करें आज की जीत के साथ। सही है। अच्छा, ये तो हमने बात की कराची किंग्स की, और ओवरऑल बात करें PSL 8 की। PSL 8 में अभी तक हम प्लेऑफ में नहीं गए हैं, अभी भी एक मैच बाकी है और कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का ये मैच है। अभी तक 7 सेंचुरियां बन चुकी हैं। 7 में से 3 सेंचुरियां मुल्तान की जानिब से बनी हैं, 2 बनी हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कि आउट हो चुकी है टूर्नामेंट से, उसके बावजूद 2 सेंचुरियां उनकी जानिब से स्कोर की गई हैं। आइए उन सेंचुरीज पर एक नज़र डालते हैं। जेसन 45 रन और स्ट्राइक रेट 230.15। जेसन रॉय की एक सेंचुरी, 145 रन उन्होंने स्कोर किए कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से, और क्या शानदार उन्होंने ये इनिंग खेली थी। रायली रूसो ने 121 रन की इनिंग खेली, जो कि 237 के एवरेज से उन्होंने स्कोर किया था। क्या शानदार इनिंग्स, 121 रन की शानदार इनिंग्स रायली रूसो मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से, और मास्टर ब्लास्टर कहा जाए तो गलत ना होगा। रायली रूसो ने हक अदा किया और मुल्तान सुल्तान की जीत में इंतहाई अहम किरदार रायली रूसो का रहा है। 121 रन उन्होंने अपनी सेंचुरी में स्कोर किए। मार्टिन गुप्टिल 117 रन, 174 के स्ट्राइक रेट, तकरीबन 175 का स्ट्राइक रेट। मार्टिन गुप्टिल दुनिया भर में माने हुए बैट्समैन न्यूजीलैंड के, और जो कि शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हैं, वनडे में भी और T20 में भी बहुत शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हैं। मार्टिन गुप्टिल ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से खेलते हुए 117 रन, ये 2 सेंचुरियाँ जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से थी, शानदार रहीं, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स अनफॉर्चुनेटली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। कल होने वाले मैच में बड़ा स्कोर 253 भी उन्होंने बना लिया, बहुत बड़ी बात थी। 263 का टारगेट था और 253 पर वो हिम्मत हार गए। बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की जानिब से, कौमी टीम के कप्तान और पेशावर ज़ल्मी के कप्तान, 115 रन की इनिंग्स, 177 का स्ट्राइक रेट। बाबर आजम ने पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हुए, जब उनकी बैटिंग के ऊपर तनकीद की जा रही थी कि वो उतना तेज़ या उतना इफेक्टिव नहीं खेल रहे, उन्होंने ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की। फ़खर जमान लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते हुए 115 रन की शानदार सेंचुरी, 202 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने ये सेंचुरी स्कोर की। फ़खर जमान ने अपनी फॉर्म दिखाई, अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, और ऐसा लगता है कि फ़खर जमान जो है वो कौमी टीम में दोबारा पूरे तरीके से, भरपूर तरीके से वापस आएंगे। मोहम्मद रिजवान, इनकी सलाहियतों में, उनकी परफॉर्मेंस पर कोई शक नहीं। मुल्तान सुल्तान के कप्तान, 110 रन की इनिंग्स, 172 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला और मुल्तान सुल्तान को लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं। और कल बड़े मज़े की सिचुएशन एक देखने को हमें मिली, जब पेशावर और मुल्तान की टीमें आमने सामने जब थीं, दोनों कप्तान यानी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त, और बातें भी कर रहे हैं और स्कोर भी कर रहे थे। मुल्तान सुल्तान की तरफ से उस्मान खान ने कल जो इनिंग खेली वो इंतहाई शानदार इनिंग थी। 120 रन, 279 के स्ट्राइक रेट से तेज़ तरीन सेंचुरी उन्होंने PSL की स्कोर की। 36 गेंदों पर सेंचुरी बनाई, और इस तरह टूर्नामेंट में अब तक 7 सेंचुरियाँ स्कोर की जा चुकी हैं। तो ये तो हम बात कर रहे हैं सेंचुरीज़ के बारे में, और सेंचुरीज़ के बाद हम अपने पैनल की जानिब जाएंगे। उबैद, जो सेंचुरियाँ हमने स्कोर होते देखी हैं, बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी तेज़, बड़ी क्विक सेंचुरीज स्कोर होते देखी हैं। उस्मान एक नया नाम हमने देखा, जो उन्होंने गालिबन डेब्यू था उनका, और उन्होंने क्या उम्दा इनिंग खेली है। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ हिटिंग थी ओवरऑल, या फिर एक प्रॉपर बैटिंग 360 डिग्री? देखिए शहजाद, कल बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली उस्मान ने, 120 रन उन्होंने बनाए, और
उन्होंने तेज तरीन सेंचुरी बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया कि 36 गेंदों पर उन्होंने सेंचुरी बनाई, जो इस PSL की हिस्ट्री के अंदर जो है वो सबसे तेज तरीन सेंचुरी थी। इसके अलावा वो पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से पिछले साल खेल चुके हैं और वहाँ भी उन्होंने एक मैच में बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली थी और कोयटा को जितवाया था। लेकिन उससे पहले अगर देखें डोमेस्टिक में भी ये खेलते रहे यहाँ पर, लेकिन ये पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे और ये बाहर जाकर खेलते रहे। जहाँ तक मुझे याद है तो शायद UAE में ये रह रहे थे, तो वहाँ पर ये खेलते रहे। फिर ये पाकिस्तान आए, इनको PSL के लिए लिया गया, कोयटा को इन्होंने रिप्रेजेंट किया और इस साल ये मुल्तान सुल्तान का हिस्सा थे। तो इस साल इनकी परफॉर्मेंस जिस तरह से अब नज़र आ रही है तो मेरे ख्याल में आगे इनको मजीद मौके मिलेंगे। बिल्कुल, हमें बुशरा से भी बात करनी थी, लेकिन अफसोस कि आज हमारे पास वक्त खत्म हो गया है। बुशरा से हम फिर बात करेंगे और उबैद आपका भी बहुत शुक्रिया, बुशरा आपका भी बहुत शुक्रिया। 8 में आज एक आखिरी मैच है, जिसके बाद फिर प्लेऑफ की जानिब जाएंगे और इस मैच के नतीजे के बारे में और कल के मैचेस के बारे में मजीद बात करेंगे। कल आप देख रहे थे जुनून अब तक।